आज हम सबसे पहले प्रोजेक्शन शुरू करेंगे। प्रक्षेप आपके कोर्स में 3 तरह के प्रक्षेप हैं और प्रक्षेप के बाद त्रिविमीय आरेख आपके कोर्स में है। ठीक है। सबसे पहले आज हम प्रक्षेपों का इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है उसको पूरा करेंगे। देखो, जब हम प्रक्षेप की बात करते हैं, हमें क्यों आवश्यकता होती है प्रक्षेप की? आपको इसकी अंग्रेजी भाषा पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं हर चीज आपको हिंदी में बताऊंगा। आपको पता है कि हमारी पृथ्वी जो है वो एक गोले की तरह है, और जब हम मानचित्र देखते हैं तो वो एक सपाट तल होता है, समतल होता है। तो गोला जो होता है वो त्रिविमीय होता है। उसकी 3 विमाएं होती है, एक्स, वाई और जेड। और जब आप उसको समतल पटल पे मानचित्र के रूप में दर्शाते हैं तो केवल 2 विमाएं होती हैं, एक्स और वाई। इसका मतलब ये है कि कोई भी त्रिविमीय आकृति को जब आप द्विविमीय पटल के ऊपर दिखाओगे तो आपको या तो गणितीय आधार पर, अर्थात मैथमेटिकल ऑल्टरेशन के थ्रू, या ज्यामितीय आधार पर, और या प्रकाश के स्रोत के आधार पर उसमें कुछ बदलाव करने होते हैं, और वो बदलाव ही प्रक्षेप है। उन बदलावों के साथ जो हम मानचित्र बनाते हैं वो एक निश्चित प्रक्षेप पर बने मानचित्र होते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे बच्चे बॉल खेलते हैं, तो एक प्लास्टिक की, यदि एक खाली बॉल बॉल हो, है ना, जिसमें हवा भरी हो, यदि आपसे ये कहा जाए कि ये जो गोल प्लास्टिक की बॉल है, आप इसको काट कर और सीधा बिछा दे, और इसमें किसी भी तरह की कोई भी सलवट नहीं आनी चाहिए, और ये कहीं से भी फटना नहीं चाहिए, कटना नहीं चाहिए, क्या ये संभव है? क्या ये संभव नहीं है? तो इसका मतलब जब हम त्रिविमीय पृथ्वी को जब द्विविमीय पटल के ऊपर दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बात तो निश्चित है कि हमें उसमें कुछ बदलाव करने होंगे, क्योंकि अभी अभी उदाहरण से हमने देखा कि ये संभव ही नहीं है। वो जो बदलाव हम करते हैं ना, वो बदलाव अक्षांश और देशांतरों में निश्चित परिवर्तनों को दर्शाता है। उसमें अक्षांशों की लंबाई यथावत रह सकती है, वास्तविक रह सकती है, छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। एक ही प्रक्षेप में कुछ अक्षांश अपनी वास्तविक लंबाई से छोटे हो सकते हैं, कुछ बड़े हो सकते हैं। और जो चीजें अक्षांश के बारे में मैंने बताई, वो देशांतर के बारे में भी संभव। देशांतर वास्तविक लंबाई के हो सकते हैं, देशांतर अपनी लंबाई से छोटे हो सकते हैं, अपनी लंबाई से बड़े हो सकते हैं। इसका मतलब जब आप प्रक्षेप बनाते हो तो कुछ परिवर्तन आना तय है। और कोई भी, जैसे आपके सामने ये एक मानचित्र बना हुआ है, इस पे हमें वास्तविक आकृतियां दिखाई दे रही है देशों की। भारत जैसा मानचित्र में दिखाई देता है, लगभग वैसा ही यहाँ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें आकार वास्तविक नहीं है। जो ध्रुवों की ओर जो देश है ना, वो अपने वास्तविक आकार से बहुत ज्यादा बड़े दिखाई दे रहे हैं। और भूमध्य रेखा पर, क्योंकि ये मर्केटर प्रक्षेप है, भूमध्य रेखा पर मापनी शुद्ध होती है, इसलिए भूमध्य रेखा के ऊपर मानचित्र अपनी वास्तविक आकृति और लगभग वास्तविक आकार के, दूरी बढ़ने के साथ में आकृति तो नहीं बदल रही इस प्रक्षेप में, ये गुण है इस प्रक्षेप का, लेकिन आकार बहुत बदल जा रहे हैं। यहाँ पर ग्रीनलैंड आपको दिखाई दे रहा है लगभग दक्षिण अमेरिका के बराबर, है ना। ग्रीनलैंड ये वाला है ग्रीनलैंड, और ये दक्षिण अमेरिका है। लेकिन ऐसा होता नहीं है वास्तविकता में। आप यदि ग्लोब को देखें तो दक्षिण अमेरिका ग्रीनलैंड से बहुत बड़ा है, लेकिन क्योंकि यहां से भूमध्य रेखा गुजरती है, इसलिए ग्रीनलैंड के आकार में ज्यादा परिवर्तन नहीं आता।
और इसमें दक्षिण अमेरिका के आकार में, और ग्रीनलैंड क्योंकि भूमध्य रेखा से बहुत दूर है, इसका आकार बहुत ज्यादा विकृत हो जाता है। अब देखिए, आप सोचिए कि ये जैसे एक स्फीयर है, पूरा गोला। आपको पता है, सब जानते हैं थर्ड ईयर लेवल पे, कि पृथ्वी जो है वो पूरी तरह से एक गोला नहीं है, गोलाब है वो। गोलाब क्यों है? क्योंकि इसकी जो भूमध्य रेखीय व्यास है और इसका जो ध्रुवीय व्यास है, उसमें लगभग 43 से 44 किलोमीटर का अंतर है। तो हम ये कहते हैं कि ध्रुवों की तरफ से ये थोड़ी सी चपटी है, तो ये विशिष्ट आकृति गोलाब या स्फेरॉइड कहलाती है। ये कुछ चीजें हैं जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है, मैं जिस पे आवश्यकता है उस पे आ रहा हूं। अब ये जो वक्राकार पृथ्वी है, वक्राकार क्यों बोलते हैं? क्योंकि गोला जो होता है ना, उसकी सतह वक्र दर्शाती है, स्ट्रेट नहीं होती। अब इस वक्राकार पृथ्वी को आप एक सपाट तल में दिखाने की कोशिश करते हो मानचित्र में, है ना, जहां पर स्ट्रेट लाइंस होती है। ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले इतनी बात करने के बाद में, क्योंकि आप सब लोगों के पास में जेपी शर्मा की किताब होगी, तो मैं वहीं से आपको कुछ चीजें बताता हूँ। प्रक्षेप की इतनी बात करने के बाद देखो, कुछ परिभाषाएं देखते हैं प्रक्षेप की। जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उनकी चर्चा करेंगे यहाँ, दो चार परिभाषाओं। जैसे देखो, सबसे पहले ये इरविन रेज की परिभाषा है। वो कहता है कि अक्षांश वृत्तों और यामोत्तरों, यामोत्तर जो होते हैं वो देशांतर होते हैं, यामोत्तरों का कोई ऐसा व्यवस्थित क्रम जिस पर मानचित्र बनाया जा सके, प्रक्षेप कहा जा सकता है। तो प्रक्षेप भी अक्षांश और देशांतरों के जाल होते हैं। ठीक है। फिर मॉन्कहाउस कहते हैं कि पृथ्वी के अक्षांश वृत्तों और यामोत्तरों का जाल या रेखा जाल के रूप में समतल सतह पर प्रदर्शन मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है। तो यहां पर एक बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि मानचित्र प्रक्षेप से हमारा तात्पर्य है कि कैसे त्रिविमीय पृथ्वी द्विविमीय पटल के ऊपर मानचित्र के रूप में दर्शाई जाती है। ठीक है। ये हमारा मूल ध्येय होता है प्रक्षेप बनाने के पीछे। अब देखिए, प्रक्षेप बनाने की जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है? क्या हमारा काम ग्लोब से चल सकता है क्या? मैं ये कहूंगा कि हमारे सारा काम ग्लोब से नहीं चल सकता। ठीक है। उसके लिए बहुत सारी हमें असुविधाएं हो सकती हैं। जैसे ग्लोब समस्त भाग को एक दृष्टि में नहीं दिखाता है। आप यदि ग्लोब सामने रखते हो अपने, तो सामने का भाग दिखाई देगा लेकिन पीछे का नहीं दिखाई देगा। पूरे संसार को आप एक साथ ग्लोब पर नहीं देख सकते। एक हिस्सा आपके सामने होगा तो एक हिस्सा पीछे की ओर होगा जिसको आप नहीं देख पाओगे। ठीक है। तो कंपैरिजन के लिए बहुत सारी बार आपको पूरा वर्ल्ड मैप एक साथ देखना होता है, जो ग्लोब में संभव नहीं है। दूसरी बात कि यदि हम काफी बड़ा आकार लें, तो बहुत बड़े आकार के ग्लोब को हमारे लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना बहुत मुश्किल होता है। मानचित्र को हम आसानी से फोल्ड करके और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। ग्लोब पर जब हमें दो स्थानों के बीच की दूरी बिल्कुल सही से नापनी हो, तो हमारे लिए थोड़ी मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि ग्लोब की सतह वक्राकार होती है और मानचित्र जो होते हैं समतल पटल होते हैं, इसलिए भी हमें मानचित्रों की आवश्यकता होती है। दूसरी बात कि जैसे मान लो हमें सीकर का मानचित्र बनाना है, तो हम आराम से केवल सीकर का मानचित्र बना सकते हैं। ग्लोब में ये सुविधा होती है हमारे पास, मापनी हम बड़ी लेकर और सीकर का मानचित्र बना सकते हैं, है ना। मानचित्र में ये सुविधा होती है, सॉरी। लेकिन यदि ग्लोब के ऊपर हमें सीकर को उतना ही बड़ा बनाना होगा तो ग्लोब बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, हमारे लिए उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो यदि हमें छोटे छोटे क्षेत्रों के मानचित्र बड़ी मापनी पर बनाने हैं,
तो मानचित्र हमारे लिए सुविधाजनक होते हैं, ग्लोब हमारे लिए सुविधाजनक नहीं होते। और मानचित्रों की तुलना में ग्लोब की रचना में थोड़ा सा पैसा भी ज्यादा लगता है। ठीक है, ये सारे कारण हैं, और उन्हीं सारे कारणों से ये महसूस किया गया कि प्रक्षेप की रचना जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रक्षेप जब हम बनाना सीखेंगे तो उसी से हम मानचित्रों की रचना भी सीखेंगे। ये प्रक्षेप बनाने की जो परंपरा है ये नई नहीं है। हम आपने यदि भौगोलिक चिंतन नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि आप थर्ड ईयर में है, हमारे कोर्स में भौगोलिक चिंतन है नहीं, लेकिन यदि आप भौगोलिक चिंतन में देखते हो तो हम भौगोलिक चिंतन की शुरुआत करते हैं यूनानियों से। और यूनानियों में हम देखते हैं थेल्स, हिप्पार्कस, है ना, इवन इराटोस्थेनीज, ये ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने उस समय प्रक्षेप रचना जो है उसके तरीके हमें दिए थे। इसका मतलब कि ये जो प्रक्षेप बनाने की परंपरा है ये 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी, 2000 साल से भी ज्यादा वक्त हो गया जब हम प्रक्षेपों की रचना करते हैं। उसमें निरंतर सुधार होते गए, और एक बहुत जो लैंडमार्क डेवलपमेंट हुआ वो टॉलमी के काम से हुआ। क्योंकि टॉलमी ने क्या किया, मानचित्र कला में बहुत योगदान दिया था, और अक्षांश और देशांतरों का जाल बनाकर उन्होंने जो ज्ञात विश्व था उसको दर्शाने की कोशिश की। और बहुत सालों तक, मतलब कई सदियों तक, टॉलमी का मानचित्र जो है वो पूरी दुनिया के लिए आधारभूत मानचित्र की तरह रहा। लेकिन बाद में 1559 1559 में गेरहार्ड मर्केटर नाम के एक विद्वान हुए थे। गिराडस मर्केटर भी उनका नाम हम किताबों में पढ़ते हैं। तो मर्केटर महोदय ने एक बेलनाकार प्रक्षेप दिया था जिसमें आकृतियां शुद्ध थी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले उसका एक उदाहरण भी आपको दिखाया था। और उस प्रक्षेप में पूरे संसार का जो ज्ञात विश्व था उसका मानचित्र बनाकर प्रस्तुत करने की कोशिश की। वहां से ये मान लीजिए कि आधुनिक मानचित्र कला की शुरुआत हुई। उसके बाद ये जो बहुत सारे नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, निकोलस सेंसन, जोहान हेनरिच, फिर जो श्मिड है, मॉलविट है, बोन, हैसलर, कासिनी, गॉल, अनेकों विद्वानों ने प्रक्षेप रचना के काम को आगे बढ़ा। और उसके बाद धीरे 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 प्रक्षेप रचना जो है वो आधुनिक स्वरूप लेने लगी। अब इसके अंदर हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है, और मैं उसी पे आपको लिए चलता हूं। और वो महत्वपूर्ण बात ये है कि ये प्रक्षेप जो होते हैं ये होते कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो देखिए मोटे तौर पे हम प्रक्षेपों को 3 आधार पे बांटते हैं, है ना। इनके वर्गीकरण के 3 आधार है हमारे पास में। और जो पहला आधार है वो है रचना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। कैसे बनाते हैं प्रक्षेप, उसके आधार पे ये प्रक्षेप 4 तरह के होते हैं। पहला है सिलेंड्रिकल, जिसको बेलनाकार प्रक्षेप बोलते हैं। इसमें जो मानचित्र बनकर सामने आता है हमारे, वो आयताकार होता है। दूसरा है शंकु प्रक्षेप, कोनिकल प्रोजेक्शन। और इसमें जो मानचित्र हमारे सामने बनकर आते हैं वो जापानी पंखे जैसे होते हैं। ऊपर से थोड़े सिकुड़े होते हैं, नीचे से थोड़े चौड़े होते हैं, जापानी पंखे जैसे होते हैं। तीसरा प्रक्षेप जिसको जेनिथल प्रोजेक्शन कहते हैं, हिंदी में कहते हैं खमद्य प्रक्षेप। ये प्रक्षेप ध्रुवों के लिए अच्छे होते हैं, और ये इनसे बने मानचित्र गोलाकार होते हैं, एकदम गोल होते हैं बिल्कुल, है ना।
ठीक है, हम यदि सही भाषा का इस्तेमाल करें तो यूं कहें कि वृत्त जैसे होते हैं। ठीक है। और एक जो चौथा प्रकार है इसका, वो है रूढ़ि प्रक्षेप, कन्वेंशनल प्रोजेक्शन, जिसमें हम मॉलवेड, सिनुसॉइडल ऐसे प्रक्षेपों को शामिल करते हैं। ठीक है। दूसरा है प्रकाश के स्रोत के आधार पर वर्गीकरण। मैंने आपको जैसे शुरू में बताया कि प्रक्षेपों की रचना हम तीन प्रकार से करते हैं। एक गणितीय आधार पे, उसमें हम त्रिकोणमिति की सहायता लेते हैं ज्यादातर, और उसके आधार पे हम प्रक्षेपों की रचना करते हैं। दूसरा मैंने बताया आपको कि ज्यामिति के आधार पे, और तीसरा मैंने आपको बताया कि प्रकाश के स्रोत के आधार पे। तो जब हम प्रकाश के स्रोत के आधार पे बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रक्षेपों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक, ऐसे प्रक्षेप जिनमें प्रकाश का स्रोत काम में लिया गया हो, उनको कहते हैं संदर्श, पर्सपेक्टिव। और एक वो प्रक्षेप होते हैं जिनमें प्रकाश का स्रोत काम में नहीं लिया जाता, वो होते हैं नॉन पर्सपेक्टिव, असंदर्श। ठीक है। अब एक और तरीके से हम प्रक्षेपों का क्लासिफिकेशन करते हैं, और वो है उद्देश्य के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। हम क्यों बना रहे हैं मानचित्र, हमारा उद्देश्य क्या है, उसके आधार पे। और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको जानना भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये मान लीजिए कि आज के क्लास का जो मूल उद्देश्य है, वो ये उद्देश्य के आधार पे जो चार प्रकार है इनको समझना है। ये हमारा मूल उद्देश्य है आज की क्लास का। और कल से हम विशिष्ट प्रक्षेपों की रचना सीखेंगे, है ना। लेकिन जब तक हम किसी चीज का परिचय ध्यान से नहीं करते ना, तो फिर हम चीजों को समझने की बजाय रटते हैं। इसलिए आज की जो क्लास है वो आपकी फाउंडेशन बना रही है, आधार बना रही है ना। और कल से हम विशिष्ट प्रक्षेपों की बात शुरू कर देंगे। अब इसके अंदर देखिए, जो सबसे पहला प्रकार है जिसको हम कहते हैं इक्वल एरिया, और इसका दूसरा नाम है होमोलोग्राफिक, है ना। हिंदी में कहते हैं समक्षेत्र। बहुत सारी बार जब हम मानचित्र बनाते हैं तो हमारा मूल उद्देश्य होता है कि जो भी क्षेत्र हम उस पर दिखा रहे हैं, हम चाहे तहसील दिखाएं, चाहे जिले दिखाएं, चाहे राज्य दिखाएं, चाहे देश दिखाएं, हमारा उद्देश्य होता है कि उनके क्षेत्रफल में विकृति नहीं आनी चाहिए, उनके वास्तविक क्षेत्रफल ही प्रदर्शित होने चाहिए। तो जब हमारा उद्देश्य क्षेत्रफलों की वास्तविकता को बनाए रखना होता है, तो हम समक्षेत्र प्रक्षेप बनाते हैं। ठीक है। और ये जो समक्षेत्र प्रक्षेप हैं, इनकी खास बात ये होती है कि ये हो सकता है कि आकृति सही प्रदर्शित ना हो, लेकिन इसमें हम जिन क्षेत्रों को दिखाते हैं उनके क्षेत्रफल वास्तविक क्षेत्रफल के बराबर होते हैं। ठीक है। ये गुण कैसे आता है उसकी चर्चा मैं अभी आपसे करूंगा। दूसरा होते हैं ट्रू शेप या ऑर्थोग्राफिक। इसको हम हिंदी में बोलते हैं समाकृतिक। समाकृतिक का मतलब ये होता है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले मर्केटन प्रक्षेप दिखाया था, और मैंने बताया था कि देखो, इस प्रक्षेप में आप भूमध्य रेखा से दूर जा रहे हो तो क्षेत्रफलों में बहुत ज्यादा विकृतियां आ रही हैं, लेकिन उसमें आप यदि ग्लोब के साथ उसकी तुलना करते हैं तो आप देखोगे कि जो भी देश आप दिखा रहे हो उनकी आकृतियां हूबहू वैसी है। अर्थात ऐसे प्रक्षेप जिनमें आकृतियों में विकृति नहीं आती, ऐसे प्रक्षेप जिनमें आकृतियों में विकृति
नहीं आती वो समाकृतिक प्रक्षेप कहलाते हैं। ठीक है, तो हमने दो किए, समक्षेत्र और समाकृतिक। तीसरा है ट्रू स्केल। ट्रू स्केल प्रक्षेप का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर दूरियां जो होती है वो वास्तविक होती है, इसीलिए हिंदी में इसका नाम है समदूरस्थ। इसमें दूरियां परिवर्तित नहीं होती। और चौथा है ट्रू डायरेक्शन और एजीमुथल। इनको कहते हैं सदिश। ये नौ संचालन, वायु संचालन, इनमें बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इनमें दिशा शुद्ध होती है। और एक गजब की बात देखिए कि कोई भी प्रक्षेप ऐसा नहीं होता जिसमें ये चारों गुण मौजूद हो। आज तक दुनिया में ऐसा कोई प्रक्षेप हम बना ही नहीं पाए हैं जिसमें आकृति भी शुद्ध हो, जिसमें क्षेत्रफल भी शुद्ध हो, जिसमें दिशा भी शुद्ध हो और जिसमें दूरियां भी शुद्ध हो। ऐसा कोई प्रक्षेप आज तक नहीं बना है। ठीक है, इसीलिए हम उद्देश्य के आधार पर ये तय करते हैं कि हमें इन चारों में से कौन से गुण को यथावत रखना हमारी प्राथमिकता है, और उसी के आधार पर हम अलग अलग जो प्रक्षेप है उसमें से किसी एक प्रक्षेप का चुनाव करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, उसी आधार पर हम किसी एक निश्चित प्रक्षेप का चुनाव करते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो प्रक्षेप के गुण हैं चार तरह के, ये किसी भी एक प्रक्षेप में चारों नहीं हो सकते। एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चारों नहीं हो सकते। और बहुत सारे प्रक्षेप तो ऐसे भी होते हैं जिनमें ये चारों गुण ही नहीं होते, लेकिन फिर भी हम उनका उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि उनमें विकृतियां कम होती है, अशुद्धियां कम होती है। चारों में से कोई भी गुण शुद्धता में नहीं पाया जाता, फिर भी वो प्रक्षेप उपयोगी है, लेकिन उनके अंदर अशुद्धियां कम होती है, तो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए हम उनका उपयोग करते हैं। अब यहां से एक बात और समझ में आ जाएगी हमको कि कोई भी प्रक्षेप अच्छा या बुरा नहीं होता। ये निर्भर करता है कि हमारा उद्देश्य क्या है, और हमारे उद्देश्य के आधार पर हम जो प्रक्षेप होता है ना उसका चुनाव करते हैं। तो ये कह देना कि भाई ये प्रक्षेप सर्वोत्तम है और ये प्रक्षेप किसी काम का नहीं है, ये बातें जो है, ये प्रक्षेप की जब हम बात करते हैं तो ये मायने नहीं रखती। ये डिपेंड करता है कि हम जो मानचित्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हम प्रक्षेप का चुनाव करेंगे, उस मानचित्र पर हम दर्शाना क्या चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या, उसके आधार पर हम प्रक्षेप का चुनाव करते हैं। एक और क्लासिफिकेशन की स्लाइड दिखाता हूं मैं। ठीक है, इससे थोड़ा सा और हमने जो सीखा ना उसमें मजबूती आ जाएगी। प्रकाश के प्रयोग के आधार पे आप अच्छी तरह जानते हो, दो हो सकते हैं, संदर्श और असंदर्श, है ना। ये एक तरह से थोड़ा सा हमारा रिपीटेशन भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। तो यदि आप प्रकाश का शोध काम ले रहे हो, अब आपको अभी ये समझ में नहीं आ रहा होगा प्रकाश के शोध की चर्चा क्या हो रही है, ये आपको समझ में आ जाएगा जब हम कल से जब प्रक्षेप रचना करेंगे ना, तब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा ये। बस इतना ध्यान रखना है कि यदि प्रक्षेप बनाते वक्त मैं प्रकाश के स्रोत का सहारा ले रहा हूं तो संदर्श है, और यदि मैंने गणितीय और ज्यामितीय आधार पर प्रक्षेप बनाया, मैंने प्रकाश के स्रोत का इस्तेमाल नहीं किया, तो वो असंदर्श है। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि जब हम प्रक्षेपों के गुण करेंगे ना, तो हमें उसमें बताना पड़ता है कि जो प्रक्षेप रचना हमने की वो संदर्श है या असंदर्श। ठीक है, दूसरा
गुण के आधार पे पहले चर्चा कर लेते हैं। गुण के आधार पे यहाँ 3 बताए हुए हैं, मैंने आपको 4 बताए थे। यथाकृतिक मतलब जिसमें आकृतियां नहीं बिगड़े, समक्षेत्र जिसमें क्षेत्रफल बिल्कुल यथावत रहे, वास्तविक रहे, शुद्ध दिशा जिसमें दिशा बिल्कुल शुद्ध रहे, दिशा में परिवर्तन ना हो, और एक और मैंने आपको बताया था समदुरस्थ। ठीक है, ये 4 होते हैं, 3 नहीं 4 होते हैं बेसिकली। रचना के अनुसार हम इसको दोबारा करते हैं। ये थोड़ा सा इसमें खमद्य प्रक्षेपों की थोड़ी सी डिटेल दी हुई है, तो उससे हमें और सुविधा होगी थोड़ी। एक शंकु प्रक्षेप। शंकु प्रक्षेप में क्या करते हैं हम, आप सब लोगों ने देखा होगा, हम सबके घरों में बच्चे हैं, छोटे भाई बहन हो सकते हैं, बच्चे हैं, हम सबके घरों में आसपास बच्चे देखने को मिलते हैं। जब उनका हम बर्थडे मनाते हैं तो उनके सर पे हम एक टोपी लगाते हैं ना, ऊपर से तीखी होती है, वो शंकु होती है। तो इस शंकु प्रक्षेप में ये कल्पना की जाती है कि जो ग्लोब है, हम उसको एक शंकु टोपी पहना रहे हैं, है ना। और बाद में मैं आपको दिखाऊंगा अभी, और बाद में क्या करते हैं हम उसका सहारा लेकर और प्रक्षेप की रचना करते हैं, और ये प्रक्षेप पंखे के जैसा बनता है, जापानी पंखे जैसा। बेलनाकार प्रक्षेप। अब बेलनाकार आप सब जानते हो, अब ये घर में जो रोटी बनाने की बेलन होती है, उसी से उसकी कल्पना मत करिए आप, उसके हत्थे भी होते हैं, है ना। बेलनाकार को आप ऐसे कल्पना करिए कि एक सिलेंडर की तरह, जो ऊपर से नीचे तक एकदम लंबा हो, है ना, और बीच से गोल हो, है ना। ठीक है, वो होता है जैसे आपने एक कागज को, है ना, फोल्ड कर लिया ना, तो वो सिलेंडर जैसा हो जाता है ना। तो कागज को आपने फोल्ड कर लिया तो वो सिलेंडर जैसा हो जाता है ना। इसमें हम कल्पना करते हैं कि जो हमारा ग्लोब है ना, वो सिलेंडर के बीच में कहीं पर है। ठीक है, और हम क्या करते हैं कि अलग अलग विधियों से उससे मानचित्र बनाते हैं समतल पटल पर, और जब हम उसको फैलाते हैं तो वो आयताकार हो जाता है। रूढ़ि प्रक्षेप में क्या होते हैं कि विशिष्ट प्रकार के प्रक्षेप होते हैं ये, जिनको निश्चित विद्वानों ने निश्चित परिवर्तनों को दर्शाते हुए दिया था। ठीक है, आप सब लोगों के जो भी सवाल है वो अंत में मैं लूंगा, है ना। ठीक है, और जब हम ये देखते हैं कि जब जैसे रूढ़ि प्रक्षेप मॉलविड ने दिया, सिनुसॉइडल ने दिया, है ना, विशिष्ट प्रकार के प्रक्षेप होते हैं, कई तरह के ऑल्ट्रेशन करके और कोशिश की जाती है कि उनको किसी विशिष्ट उपयोग हेतु तैयार किया जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं खमद्य प्रक्षेपों की। इंग्लिश में जेनिथल प्रोजेक्शन बोलते हैं इनको। अब इसमें देखो, आपकी इनको 2 आधार पर 3 प्रकारों में बांटा है, बहुत आसान है। पहला है प्रक्षेपण तल की स्थिति के अनुसार। अब आप कहोगे साहब ये प्रक्षेपण तल क्या होता है, तो देखो जब प्रक्षेप बनाते हैं ना, आप किताब में भी देखोगे, तो हम क्या करते हैं, एक आभासी पृथ्वी की कल्पना करते हैं, इमेजिनरी ग्लोब की कल्पना करते हैं। और हम क्या करते हैं, उसके ऊपर हमें जिस कागज पर मानचित्र बनाना है ना, जो एक समतल कागज होता है, हम क्या करते हैं कि उसको उस ग्लोब के ऊपर कहीं ना कहीं टच करते हैं। तो यदि हम उसको ग्लोब के ऊपर, ध्रुव के ऊपर रखते हैं, तब तो वो कहलाता है ध्रुवीय खमद्य, पोलर जेनिथल। यदि हम उसको भूमध्य रेखा पर रखते हैं तो उसको हम कहते हैं विषुवतीय खमद्य, है ना। ठीक, इक्विटोरियल जेनिथल प्रोजेक्शन। और यदि इसके अलावा और कहीं भी रखा जाए, कहीं भी, अर्थात प्रक्षेपण तल ना तो ध्रुव पे है और ना भूमध्य रेखा पे, तो वो तमाम स्थितियां जो होती है वो त्रियक कहलाती, तमाम स्थितियां। ठीक है, तो वो त्रियक कहलाती है, मतलब उसमें वो ना तो भूमध्य रेखा पे है प्रक्षेपण तल और ना ही ध्रुव पे है। दूसरा, नेत्र स्थान की स्थिति के अनुसार। अभी नेत्र स्थान का मतलब ये हुआ कि प्रकाश का स्रोत कहाँ है। नेत्र स्थान है ना,
इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश का स्रोत कहाँ है। तो एक बात तो ये तय हो गई, नेत्र स्थान की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये संदर्श तो जरूर है, ये संदर्श तो जरूर है। ठीक है। तो बेटा जब हम नेत्र स्थान के आधार पे बात करते हैं ना, तो एक तो ये होता है कि जब हम प्रकाश के स्रोत की कल्पना करें कि वो ग्लोब के बीच में जो पृथ्वी का केंद्र है, भू केंद्र, मान लीजिए कि उस पर हमारा प्रकाश का स्रोत है, जैसे बल्ब है, मान लो वहां पर है ना, तो हम उसको कहेंगे केंद्रक या नौमोनिक। और यदि मान लीजिए प्रकाश का स्रोत, जैसे प्रक्षेपण तल तो है उत्तरी ध्रुव पे और प्रकाश का स्रोत है दक्षिणी ध्रुव पे, ऐसी स्थितियां जो होती है उसको कहते हैं प्रतिध्रुवीय। क्या कहते हैं? प्रतिध्रुवीय। ये शब्दावलियां मैं यूज कर रहा हूं, ये सब आपको समझ में आ जाएगी जैसे जैसे हम प्रक्षेप करेंगे, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना। ये सब आपको समझ में आएगी जब हम प्रक्षेपों की रचना करेंगे, लेकिन इनको शुरू में बताना बहुत जरूरी होता है, वरना प्रक्षेप अ, अ, को हम करेंगे तो फिर वो रटने वाली बात हो जाती है, समझ में नहीं आते। तो ये जो अ, त्रिविम प्रक्षेप होते हैं, है ना, स्टीरियोग्राफिक, उसमें प्रकाश का स्रोत जो होता है वो प्रतिध्रुव पे होता है। अर्थात यदि आपकी प्रक्षेपण तल आपका उत्तरी ध्रुव पे है तो प्रकाश का स्रोत दक्षिण ध्रुव पे है, यदि प्रक्षेपण तल दक्षिण ध्रुव पे है तो प्रकाश का स्रोत उत्तरी ध्रुव पे है। अर्थात प्रतिध्रुवीय स्थिति होती है प्रक्षेपण तल की और प्रकाश के स्रोत। तीसरा है लंब कोणीय। लंब कोणीय स्थिति वो होती है जब प्रकाश का स्रोत अनंत पे है। अब प्रकाश का स्रोत यदि अनंत पे होगा तो आने वाली तमाम प्रकाश की किरणें समानांतर होगी और वो प्रक्षेपण तल पर लंबवत गिरेगी, इसीलिए इसका नाम पड़ता है लंब कोणीय। अब देखिए मैं कुछ आपको डायग्राम दिखाऊंगा, तो जो बात मैंने आपको बताई है ना वो आपको समझ में आने लगेगी, है ना। देखिए, ये देखो आप, तो अब तक जो हमने बातें की वो बातें अब धीरे धीरे आपको समझ में आएगी। देखो, ये जो सिलेंड्रिकल प्रक्षेप है ना, बेलनाकार प्रक्षेप, इसमें कल्पना की जाती है कि देखो ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है ना, ये वाली जो आकृति होती है सिलेंडर कहलाती है। और हमने कल्पना की कि ये ग्लोब है ना, ये सिलेंडर के अंदर। जब हम बेलनाकार प्रक्षेप करेंगे तो हम इस ग्लोब की सिलेंडर के अंदर कई तरह से स्थिति को देखेंगे, ठीक है ना। हमने क्या किया, यहाँ बल्ब जलाया, अर्थात ये संदर्श प्रक्षेप हो जाएगा। यदि प्रकाश का स्रोत काम लेंगे तो संदर्श हो जाएगा, और यदि हमने मान लो गणितीय आधार पे या ज्यामितीय आधार पे बनाया, प्रकाश के स्रोत का इस्तेमाल ही नहीं किया, तो असंदर्श हो जाएगा। देखो चीजें धीरे धीरे क्लियर हो रही होगी, है ना। और अब देखो, फिर जब यहाँ पे प्रकाश का स्रोत जलाओगे तो ये अक्षांश और देशांतर जो बने हुए हैं ग्लोब के ऊपर, ये देखिए, ये सिलेंडर के ऊपर दिखाई देने लगे, है ना। आप इनको बना लोगे, फिर आपने क्या किया, यहां से इसको काट दिया, यहां से काट दिया, आप इसको फैलाओगे तो ये आयताकार आकार में फैल जाएगा, है ना। ठीक है। तो इस तरह के ये बेलनाकार पक्ष, शायद मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी, है ना, शायद समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। फिर देखिए, ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये बच्चे जो टोपी पहनते हैं बर्थडे वगैरह पे, ये ऐसी होती है शंकु आकार, है ना, ऐसी टोपी होती है ये। आपने क्या किया कि ऐसी एक शंक्वाकार टोपी जो है वो ग्लोब को पहनाई, है ना, ग्लोब को पहनाई। ये भी एक संदर्श प्रक्षेप का उदाहरण है। इन सब में देखो, ये बल्ब बीच में रखा हुआ है अर्थात भूकेंद्र पे, तो ये सब नोमोनिक के उदाहरण है, केंद्रक प्रक्षेप के उदाहरण है सब तीनों, है ना। तो देखिए, अब आपने क्या किया कि आपने देखा कि यहां से जब आपने प्रकाश जलाया तो ये अक्षांश और देशांतर है, ये इस ये जो हमारा शंकु है इसके ऊपर ये बनेंगे, ये देखो ऐसे बनेंगे।
ये अक्षांश बनेंगे और ये जो सरल रेखाएं हैं ये देशांतर बनेंगे। आपने इसको यहां से काटा और इसको फैला दिया तो जापानी पंखे जैसी आकृति हुई या नहीं हुई, है ना। फिर तीसरा देखिए आप, जिसको अपन ने ये कहा कि खमद्य प्रक्षेप, इसमें क्या होता है कि ये एक हमने आभासी पृथ्वी मानी और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना ऊपर, ये प्रक्षेपण तल है ना, ये प्रक्षेपण तल है। तो प्रक्षेपण तल यहाँ ध्रुव पे रखा हुआ है ना। और ये प्रकाश का स्रोत जलाते ही ये सारे के सारे अक्षांश देशांतर इसके ऊपर बनने शुरू होंगे तो ये गोल गोल, ये जो गोल दिखाई दे रहे हैं ये वृत्त के जैसे, ये तो इसमें अक्षांश है और ये जो सीधी रेखाएं हैं ये देशांतर, है ना। तो जो प्रक्षेप हमें दिखाई दिया वो सामने से वृत्ताकार होता है। कैसा होता है? गोल होता है, वृत्ताकार। अब हमें तीनों में ये देखना चाहिए कि इन तीनों प्रक्षेपों में, है ना, क्योंकि हम ये बनाएंगे, कल से हम बनाना शुरू करेंगे, तो हमें अभी समझ लेना चाहिए कि कोई भी आयताकार प्रक्षेप होता है ना, बेलनाकार प्रक्षेप, उसमें ये जो लेटी हुई रेखाएं हैं, है ना, ये जो लेटी हुई रेखाएं हैं ये अक्षांश है। ये क्या है? अक्षांश। बेलनाकार प्रक्षेपों की एक खास बात होती है, उसमें सारे अक्षांश बराबर लंबाई के और सारे देशांतर भी बराबर लंबाई के होते हैं। ये देशांतर है। ये जो खड़ी लाइनें हैं सारी की सारी ये अलग अलग देशांतर, ठीक है। आपको पता है कि हमारी पृथ्वी पे जितने भी देशांतर हैं वो तो सब बराबर लंबाई के हैं। देशांतर कौन से होते हैं? जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाते हैं। लेकिन आपको ये पता होगा कि हमारे अक्षांश बराबर नहीं है। हमारा सबसे बड़ा अक्षांश है भूमध्य रेखा, है ना, वृहत वृत्त जिसको बोलते हैं हम। और हमारा ध्रुव तो केवल बिंदु है, वो सबसे छोटा है। भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं हमारे अक्षांशों की जो लंबाई होती है वो छोटी होती जाती है। और इस प्रक्षेप में सारे अक्षांश बराबर लंबाई के हैं। तो भैया यदि सारे बराबर लंबाई के हैं तो विकृतियां आनी तय है, ठीक है ना। धीरे धीरे देखना ये सब चीजें समझ में आ जाएगी। 4-5 दिनों में जब हम सारे प्रक्षेप कर लेंगे ना, 5-7 दिनों में, 8 दिनों में, जो भी समय लगेगा, तो आपको लगेगा कि हाँ ये बहुत टेक्निकल चीजें हैं, समझने की चीज है और ये बहुत आसान है। इसको समझ लिया जाए तो ये बहुत आसान है, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल के एग्जाम में बनाना होता है। प्रैक्टिकल के एग्जाम में आपको एक प्रक्षेप बनाना होता है। तो यदि हमें इसकी रचना नहीं समझ में आएगी तो कैसे बनाएंगे हम, है ना। फिर आपको फाइल बनानी होती है, उसमें सारे प्रक्षेप बनाने होते हैं जो आपके कोर्स में है। तो जब हमें रचना ही नहीं समझ में आएगी तो हम कैसे बनाएंगे बताओ। ठीक है, तो हमें रचना आनी बहुत जरूरी है। ये जो दूसरा प्रक्षेप है ना, शंकु प्रक्षेप, इसमें ये जो अर्धवृत्त दिखाई दे रहे हैं आपको, चाप जैसे, चाप जैसे, है ना, ये पूरी तरह से अर्धवृत्त भी नहीं है ना, ये चाप जो दिखाई दे रहे हैं ये तो अक्षांश है। और ये जो सीधी रेखाएं दिखाई दे रही है ना ये देशांश, ठीक है। तीसरा खमद्य प्रक्षेप, इसमें ये जितने भी आपको सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं, वृत्त, है ना, ये सारे, ये तो है अक्षांश। और ये जो सीधी रेखाएं केंद्र से निकल रही हैं चारों तरफ, ये है देशांतर, ठीक है। अब हम जब अक्षांश और देशांतरों की बात करेंगे प्रक्षेपों में, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर हमें ये चीज जानना जरूरी है, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पर ये शंकु छू रहा है, तो जहां छू रहा है वहां एकदम सही दूरी आएगी, इसीलिए इसको कहते हैं मानक अक्षांश, स्टैंडर्ड पैरेलल। क्या कहते हैं इसको? मानक अक्षांश, है ना।
और ये देखिए ये सारे, ये देखो 180 पश्चिम से लेके 180 पूरब, ये सारे देशांतर हैं। ये सब जो सीधी रेखाएं आ रही है ना, ये सब देशांतर है ना। और इसमें जितने भी ये जो आर्क बनेंगे, है ना, चाप बनेंगे, ये जो चाप बनेंगे ये सब इसके अंदर अक्षांश। ऐसे ही आप यहां देखिए, ये देखो भूमध्य रेखा पर छू रहा है बेलन, तो ये भूमध्य रेखा अपनी बिल्कुल वास्तविक लंबाई की होगी। अब भूमध्य रेखा यदि अपनी वास्तविक लंबाई की है और बाकी सारे अक्षांश भी इसके ही बराबर हैं, तो हमें ये चीज समझ में आ रही है ना कि अक्षांशों की लंबाई जो है वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जब हम बढ़ते हैं तो वास्तविक लंबाई से ज्यादा बड़ी होती जाती है, विकृति आएगी, है ना। ठीक है, और ये तो मैंने आपको बताया था कि प्रक्षेप में ये बात होती है कि हम प्रक्षेप के अंदर जो त्रिविमीय आकृति है उसका बिना कोई छेड़छाड़ के बना ही नहीं सकते, विकृतियां आनी तय है ना। फिर देखिए ये तीसरा खमध्य प्रक्षेप, ये प्रक्षेपण तल है ना। और देखिए जब भी बनेगा तो बीच में तो होगा ध्रुव, क्योंकि हम ध्रुवीय केस ले रहे हैं, हमने इसको ध्रुव पे रखा है तो बीच में ध्रुव, है ना। और ये चारों तरफ जा रही है देशांतर रेखाएं, है ना। और इसमें गोल गोल वृत्त के आकार में हम बहुत सारे अक्षांश बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए आप, है ना, ये तीनों स्थितियों को दिखाया है, ये शंकु, ये बेलन और ये खमध्य प्रक्षेप। ठीक है ना। ये देखिए सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन में क्या होता है, जैसे आपने ये देखा कि ये ग्लोब है सिलेंडर के बीच में, जब आपने इसको, इसकी ये जो अक्षांश देशांतर बने हुए हैं, हमने क्या किया, इसकी छाया को सिलेंडर पे बना लिए, तो जब आप खोलोगे तो इस तरह से प्रक्षेप बनेगा आयत के रूप में, है ना। ये शंकु का दिखाया हुआ है, कैसे शंकु को जब हम रखते हैं फिर जब हम खोलते हैं तो जापानी पंखे के जैसा बनता है। और ये खमध्य प्रक्षेप बताया हुआ है कि कैसे ये वृत्त के आकार के होते हैं, है ना। और ये बहुत ही सुंदर डायग्राम है, और इससे हमें दो तीन बातें पता लगेगी। देखो मैं पीछे से आपको एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ हमने जब वर्गीकरण किया था ना, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये जो स्लाइड मैंने अभी आपको दिखाई है, मैं उसमें उसी को स्पष्ट करूंगा। जैसे देखो ये है ना, प्रक्षेपण तल की स्थिति के आधार पर तीन है, ध्रुवीय खमध्य, त्रियक और विषुवतीय। अभी उस डायग्राम जो मैंने अभी आपको दिखाया उसमें हम देखेंगे कि ये क्या होते हैं। फिर हमने देखा कि खमध्य प्रक्षेपों में नेत्र के स्थान के आधार पर तीन, केंद्रक, त्रिविम और लंबकोणीय। इस चीज को हम यहाँ समझेंगे जो अब डायग्राम में आपको दिखा रहा हूं, और उससे हमारी चीजें बहुत क्लियर होंगी। ये देखिए, ये जो स्थान है ये पृथ्वी का केंद्र है, और यदि पृथ्वी के केंद्र पे आपका लाइट सोर्स, प्रकाश का स्रोत है ना, तो देखो उससे निकलने वाली किरणें जो होंगी, जैसे मान लीजिए ये 30 डिग्री है ना, तो 30 डिग्री के ऊपर जो किरण गिरेगी वो इस 30 डिग्री के बिंदु की छाया यहां बनाएगी। तो इस प्रक्षेपण तल, ये जो सीधा दिखाई दे रहा है ना आपको साइड में, ये प्रक्षेपण तल है। इस प्रक्षेपण तल पे जिस बिंदु की छाया जहां गिरेगी, ठीक है, वहीं से हम अक्षांश और देशांतर बनाएंगे। तो देशांतर तो इसमें बहुत सरल तरीके से बन जाते हैं, केंद्र से चारों तरफ 360 डिग्री पे आप नाप नाप के भी बना सकते हैं। पर अक्षांश के लिए कहां से अक्षांश बनाने हैं, उसके लिए हमें ये तरीके अपनाने पड़ते हैं, है ना। तो यदि संदर्श है प्रक्षेप तो तीन स्थितियां बनती है। एक, केंद्रक प्रक्षेप, प्रकाश का स्रोत केंद्र में अर्थात नेत्र स्थान केंद्र में। दूसरा त्रिविम या स्टीरियोग्राफिक। त्रिविम में क्या होता है, प्रकाश यहां प्रक्षेपण तल है तो प्रतिध्रुव पर प्रकाश का स्रोत होगा, जस्ट ऑपोजिट, जस्ट ऑपोजिट। प्रकाश का स्रोत केंद्र पे नहीं है, प्रकाश का स्रोत प्रतिध्रुव पे है।
एंटीपोडल है ना। अब देखो जैसे यहां से, है ना, मान लीजिए एक बार के लिए आप मानिए कि ये भूमध्य रेखा है ना। तो हमने यहाँ पर भूमध्य रेखीय केस लिया है ध्रुवीय के बजाय, तो ये उत्तरी ध्रुव होगा। अब मुझे बताइए इस प्रक्षेप में यदि प्रकाश की स्रोत यहाँ से प्रकाश की किरण निकलेगी और वो यहाँ गिरेगी और वो सीधी जाती रहेगी, क्या वो कभी भी प्रक्षेपण तल पे आएगी क्या? कभी नहीं आएगी। इसलिए इस प्रक्षेप में केंद्रक में आप ये स्थिति नहीं दिखा सकते। लेकिन यहाँ पर यदि प्रकाश का स्रोत यहाँ, यदि प्रकाश का स्रोत यहाँ है और प्रकाश की किरण यदि यहाँ गिरती है, तो उसकी छाया कहीं ना कहीं बनेगी या नहीं बनेगी? जरूर बनेगी। इसमें दिखा सकते हैं, है ना। तो ये स्थिति है त्रिविम। और अब देखिए यहाँ पर प्रकाश का स्रोत अंत पे है, बहुत दूर कहीं है, तो प्रकाश की जो किरणें हैं वो सब समानांतर होगी। देखिए ये प्रकाश की किरण है, ये दूसरी प्रकाश की किरण है, ये तीसरी प्रकाश की किरण है, सब समानांतर है या नहीं, है ना। और ये सब इस प्रक्षेपण तल से 90 डिग्री का कोण बना रही है। बोलो बना रही है नहीं बना रही है? और 90 डिग्री के कोण को आप लंब कोण कहते हो या नहीं कहते हो? और इसीलिए इस प्रक्षेप का नाम है लंबकोणीय। क्या नाम है? लंबकोणीय। ये प्रक्षेप जो है ना, ये दिखने में ही लगते हैं ये कठिन से, ये कठिन है नहीं, ये बहुत सरल है। और टेक्निकल बातें यदि समझ में आ जाती है ना तो बहुत ही आसान। अब एक बात पूरी हो गई नेत्र स्थान वाली। अब बात आती है प्रक्षेपण तल हम किस किस तरह रख सकते हैं। देखो यदि आपने प्रक्षेपण तल को ध्रुव के ऊपर रख दिया तो ध्रुवीय खमध्य। यदि प्रक्षेपण तल आपका भूमध्य रेखा पे है तो विषुवतीय खमध्य, विषुवत रेखा होती है ना भूमध्य रेखा, है ना। और यदि आपका प्रक्षेपण तल ना तो भूमध्य रेखा पे है ना ध्रुव पे, बीच में कहीं भी है, कहीं भी, तो आप उसको कहोगे त्रियक, है ना। अंग्रेजी में बोलते हैं ऑब्लिक। क्या कहोगे आप उसको? त्रियक। ठीक है। अब एक चीज और बता के और मैं आपको आज का लेक्चर जो है वो खत्म कर दूं, है ना। और ये चीज जानना बहुत जरूरी है। गुण के आधार पे हमने 4 प्रकार के प्रक्षेप देखे थे। और सबसे पहला जिसको इक्वल एरिया कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं होमोलोग्राफिक, है ना, इक्वल एरिया, और हिंदी में कहते हैं समक्षेत्र। अब यहां पर एक चीज देखिएगा बेटा, समक्षेत्र का गुण कब आता है? देखो आप जैसे मान लीजिए कि आपके पास में एक प्लॉट है ना, और उस प्लॉट की लंबाई है 10 फीट और चौड़ाई है 10 फीट। तो क्षेत्रफल बताइए 10 × 10, 100 वर्ग फीट हुआ या नहीं हुआ? बताइए हुआ या नहीं हुआ? भाई मैं ये कह रहा हूं आपके पास में एक प्लॉट है, एक जमीन का टुकड़ा है जिसकी लंबाई है 10 फीट, चौड़ाई है 10 फीट। तो उसका क्षेत्रफल 100 वर्ग फीट होगा या नहीं होगा? 10 × 10 100 वर्ग फीट होगा ना। अब मान लीजिए कि एक दूसरा प्लॉट है जिसकी लंबाई है 20 फीट, है ना, और आप चाहते हो कि उसका क्षेत्रफल पहले वाले प्लॉट के जितना ही रहे, उसका क्षेत्रफल पहले वाले प्लॉट के जितना ही रहे, तो मुझे बताइए कि उसकी चौड़ाई केवल 5 होगी, तभी तो ये संभव है। 20 × 5 100 हो गया ना बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि आप यदि आ, आपने यदि एक को दुगना किया है, मतलब 10 से 20 किया है, तो आपको दूसरे को आधा करना पड़ेगा, मतलब 10 से 5 करना पड़ेगा। देखो ये चीज जिसने समझ ली ना, वो समक्षेत्र समझ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपके अक्षांशों में विकृति हो रही है, ठीक है,
और वो धनात्मक विकृति है, अक्षांश यदि वास्तविक लंबाई से बड़े हो रहे हैं, तो उसी अनुपात में, देखो ये शब्द ध्यान रखना बेटा, उसी अनुपात में देशांतर जो है वो छोटे होने चाहिए, तब तो समक्षेत्र का गुण रहेगा, वरना नहीं रहेगा। ठीक है, मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि आपके अक्षांश वास्तविक लंबाई से छोटे हो रहे हैं, ठीक है, तो उसी अनुपात में, ये उसी अनुपात शब्द मत भूल जाना, उसी अनुपात में आपके देशांतर बड़े होने चाहिए। यदि उसी अनुपात में आपके देशांतर बड़े हैं, तो भी आपके समक्षेत्र का गुण बना रहे हैं। मेरी बात समझ में आई क्या बेटे? है ना? तो समक्षेत्र का गुण तब कब आता है? जब अक्षांश और देशांतरों में विकृतियां विपरीत दिशा में हो, अर्थात एक बढ़ रहा हो तो दूसरा घट रहा हो, नंबर वन। और नंबर दो, कि दोनों के अंदर जो परिवर्तन आ रहे हैं वो समान अनुपात में, अर्थात जितना देशांतर बढ़े उतना अक्षांश घटना चाहिए, और यदि अक्षांश बढ़े तो उसी अनुपात में देशांतर घटना चाहिए। ये होता है समक्षेत्र का गुण। ठीक है। दूसरा है समाकृतिक, जिसको ऑर्थोमॉर्फिक भी बोलते हैं, और जिसको कन्फर्मल भी बोलते हैं, जिसको ट्रू शेप भी बोलते हैं, हिंदी में समाकृतिक। ये गुण कब आता है? देखो, ये गुण तब आता है जब जितनी मात्रा में अक्षांश बढ़ रहे हैं उतनी मात्रा में ही देशांतर भी बढ़ने चाहिए। अनुपात तो बराबर हो, लेकिन एक ही दिशा में परिवर्तन हो। एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़े, एक घट रहा है तो दूसरा भी घटे। अब इसका मैं बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं। आप अपनी एक, जो आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होता है ना, आप उस फोटोग्राफ को लेकर और आप किसी फोटो स्टेट की मशीन वाले के पास जाइए। अब आप उसको ये कहोगे इसको बड़ा कर दे, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो उसकी सेटिंग में जाएगा कि इसको 200% बड़ा करना है या 300% बड़ा करना है, और वो कमांड देगा, और उससे जो प्रिंट आएगा उसमें आप देखोगे कि बड़ा हो गया। अब मुझे बताओ कि यदि वो केवल लंबाई बढ़ा दे, तो आपके जो नाक आंख हैं वो सब विकृत हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? और वो केवल चौड़ाई बढ़ा दे तो भी गड़बड़ हो जाएगी। मतलब लंबाई और चौड़ाई बराबर अनुपात में या तो बढ़ाई जाए या घटाई जाए, तो आपकी फोटो वैसी ही बनी रहेगी जैसी आपकी फोटो है। समझ में आई ना बात? अब आपने क्या किया, फोटो दी। आप फोटो की बजाय क्या करो, उसके पास में जैसे अपने राजस्थान और इंडिया के छोटे छोटे मानचित्र मिलते हैं ना बुक डिपो पे, आप उसके पास में राजस्थान का मानचित्र ले जाके दे दो, और आप उसको कहो उसको बड़ा कर दे। तो देखो, यदि वो लंबाई और चौड़ाई को समान अनुपात में बढ़ाएगा तो वो बड़ा हो जाएगा, और वो उसकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, है ना? आप कहोगे इसको छोटा कर दे, तो फिर वो लंबाई और चौड़ाई दोनों में समान अनुपात में छोटा करेगा, तो भी मानचित्र वैसा का वैसा दिखाई देगा, उसकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को? है ना? तो आकृति बदलती है ना? ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अक्षांश और देशांतरों में परिवर्तन जो है वो समान अनुपात में नहीं हुआ होगा या समान दिशा में नहीं हुआ। और यदि आप आकृति को बनाए रखना चाहते हो, आकृति में विकृति नहीं चाहते हो, समाकृतिक चाहते हो, तो आपके अक्षांश और देशांतरों में परिवर्तन एक ही दिशा में होना चाहिए, अर्थात बढ़ रहा होगा तो दोनों बढ़ने चाहिए, घट रहा होगा तो दोनों घटने चाहिए, है ना? और दूसरी बात, अनुपात भी समान रहना चाहिए। ठीक है। तीसरा गुण होता है, उसको कहते हैं समदूरस्थ। समदूरस्थ में एक राम बाण मैं आपको बताता हूं, उसको ध्यान रखना बेटा। जिस प्रक्षेप में
देशांतर अपनी वास्तविक लंबाई के बराबर हो, अर्थात देशांतरों में विकृति नहीं हो, वो प्रक्षेप समदूरस्थ होते हैं। समझ में आई बात? तो आप ये देखो, आप प्रक्षेप बना रहे हो और आपको कोई भी प्रक्षेप में ऐसा देखने को मिले कि देशांतर जो है वो वास्तविक लंबाई के हैं, वो समदूरस्थ होगा ही होगा, है ना। और सदिश प्रक्षेप में क्या होता है कि जो देशांतर होते हैं ना, वो अपनी वास्तविक दिशा में बनाए जाते हैं। जैसे आपने जेनिथल प्रोजेक्शन में देखा कि जैसे मान लो आपने प्रक्षेपण तल को ध्रुव पे रखा, तो जेनिथल प्रोजेक्शन में जो आपको वृत्ताकार मानचित्र मिलेगा उसके बीच में ध्रुव होगा और चारों तरफ देशांतर निकले होंगे 360 डिग्री पे। और 360 डिग्री पे देशांतर होते भी हैं, टोटल कुल देशांतरों की संख्या भी 360 होती है। तो ऐसे में क्या होता है, दिशा में विकृति नहीं आती। इसीलिए सारे के सारे खमध्य प्रक्षेप, जितने भी खमध्य प्रक्षेप हैं, वो सारे के सारे सदिश होते हैं। आ गई मेरी बात समझ में? वो सारे के सारे सदिश होते हैं।